सभी व्यूवर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें आयोग एवं परिषदें इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हल देखेंगे तथा उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आयोग एवं परिषदें से। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। अब पहले हम लोग जानते हैं ये क्षेत्रीय परिषद है क्या। तो इस क्षेत्रीय परिषद का जो गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में जो क्षेत्रीय परिषद की संख्या की बात की जाए तो वह पहले 5 था लेकिन अभी 6 है। अगर स्टार्टिंग में बात किया जाए जिस समय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था उस समय इसके संख्या कितनी थी तो वो 4 था। तो उसके आगे हम लोग इसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको यह बात पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी मनोनीत होते हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं या समानतः ज़्यादातर गृह मंत्री ही होते हैं। तो प्रश्न में कभी कभी यह भी आपको देखने को मिलेगा कि सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो उसमें ऑप्शन आपको रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री। तो वह गृह मंत्री भी उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सामान्यतः वही होते हैं, अन्यथा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति मारेंगे। किसके द्वारा किया था तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 में देखिए आ गया। 2 में करा सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो सामान्यतः जो है किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री। तो ऑप्शंस में अभी हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है उसका उद्देश्य किस लिए, वह मुख्य रूप से इसलिए किया गया ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक प्रकार के से समन्वय स्थापित हो। उसी को लेकर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इसे 21 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में जब विचार चल रहा था उसी दौरान तत्कालीन पीएम कब, अभी हमने उन्होंने डेट का नाम लिया 21 दिसंबर 1955, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको मालूम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होते। वही भारत में 4 बड़े क्षेत्रीय में विभाजित कर क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए वही सलाहकार परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया जाता है और बाद में वही क्षेत्रीय परिषद का गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के धारा 15 के तहत इसका प्रावधान किया जाता। तो ध्यान में रखेंगे तो मुख्य रूप से यह केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए वह इसका किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, इसके अध्यक्ष। तो वह जो निर्वाचित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, वह केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अगर यही 2 प्रावधान है, या तो भारत के गृह मंत्री करेंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो सामान्यतः है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 में क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ। ऑप्शन में करा संविधान द्वारा हुआ, संसदीय कानून द्वारा हुआ, सरकारी संकल्प द्वारा हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा हुआ। तो आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो होता है वह क्या होता है, ये सरकारी संकल्प द्वारा कि संसदीय कानून द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संसदीय कानून के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कैसे, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। अगर संविधान में देखेंगे तो इसके बारे में कोई भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 21 दिसंबर 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में जब विचार चल रहा होता है तब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तब भारत में 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों का गठन करने का सुझाव दिया जाता है। वही 21 दिसंबर 1955 ईस्वी को क्या होता है, जब रिपोर्ट पर विचार चल रहा होता है तो उस दौरान क्या कहता है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठन करने का सुझाव दिया जाता है। तो वही सलाहकारी परिषद के रूप में क्या कहता है, बाद में क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के धारा 15 के तहत यह प्रावधान किया जाता है। तो यह हो जाएगा संसदीय कानून के द्वारा लाकर इसको स्थापना किया जाता है, क्योंकि संविधान में तो इसका उल्लेख ही नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद तो आप देखेंगे कि वही योजना आयोग
जब सृजन होता है तो योजना आयोग का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रहा होता है तब 1952 ईस्वी में उस योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 में करा क्षेत्रीय परिषद है जोनल काउंसिल क्या है? एक विधि निर्माण इकाई है, परामर्श इकाई है, प्रशासकीय इकाई, उपायुक्त। अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्षेत्रीय परिषद है वह भारत के संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। इसे कब लाया गया? अभी हम लोगों ने देखा कि 21 दिसंबर 1955 ईस्वी को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार के दौरान जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए इस सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है। वही राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 15 के प्रावधान के, तो यह हो जाएगा परामर्शदात्री, क्योंकि वो परामर्श दिया जाता है। उस समय जो चर्चा चल रहा होता किस पर चल रहा होता? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार किया जा रहा था, उसी समय यह परामर्श दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत इसको अधिनियम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्षेत्रीय परिषद का गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? अभी हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है। ये क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को स्थापित करना। समय होता है कब? जब 21 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार के दौरान जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वह भारत में 4 बड़े क्षेत्रीय परिषद का क्या करते हैं? गठन करते हैं। वही प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए क्या किया जाता है? सलाहकारी जो होते हैं वह परिषदों को गठित करने का सुझाव देते हैं कि वह एक परिषद को गठन किया जाना चाहिए। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर 4 क्या करते हैं? क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। वह जो गठन होता है वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। हाँ, उस पर चर्चा कब हुआ था? प्रस्ताव पर तो हुआ 1955 में 21 दिसंबर को, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर क्या हो रहा था? उस समय विचार किया जा रहा था, उसी दौरान। नेक्स्ट देखिएगा 6 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया? यह भी जानना होगा। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि 21 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजन करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों का गठन करने का सुझाव दिया। कौन? सलाहकारी परिषद। उसके बाद क्या होता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के धारा 15 के तहत इसका क्या क्या था? अधिनियमित किया जाता है। तो उस समय कितने था? 4 थे। कौन कौन था? तो वह ध्यान में रखेंगे। पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और एक पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। ये पहले 4 परिषद था, लेकिन वर्तमान में भी देखेंगे तो यह 6 हो चुका है। 2 कौन कौन बढ़ा? एक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और एक उसके पूर्वोत्तर बोलिए या उत्तर पूर्वी, जिसमें वो असम से लेके जो 7 राज्य आते हैं वो है, उसका हेडक्वार्टर असम ही रखा गया है। तो उसका भी आगे हम लोग देखेंगे कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है। उस जो 4 क्षेत्रीय परिषद में उसको विभाजन किया गया, उस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत में कौन कौन से राज्य आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 में करा वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? अब करा वर्तमान में। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस समय क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कब होता है? वह होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठन किया जाता है। इसकी चर्चा कब होती है? प्रस्ताव कब किया जाता है इसको गठन करने का? वही 21 दिसंबर 1955 को, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार के दौरान इसकी बात की जाती है। तो वही उसके बाद क्या होता है? सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया जाता है। तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री होते हैं, वो 4 क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के धारा 15 के तहत। तो वर्तमान में 6 हो जाएगा। 2 कौन कौन बढ़े? एक पूर्वी बढ़े, पूर्वी में हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये आते हैं क्षेत्र। और पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी राज्य में, जिसे पूर्वोत्तर भी कहीं कहीं पूर्वोत्तर भी देखने को मिल जाएगा। और छठा या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो वही हो गया जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी 7 राज्य आते हैं।
तो देख लिए अच्छे होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 में सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है क्षेत्रीय परिषद, सूची 2 में है मुख्यालय। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि कौन कौन सा जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ये हम लोगों ने जान लिया कि क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना है वह किस लिए किया जाता है। वह मुख्य रूप से जो उसका उद्देश्य होता है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। कब किया जाता है? जब 21 दिसंबर 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचार के दौरान क्या कहता है, 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में गठित करने के लिए सुझाव दिया जाता है। किसके द्वारा? वही क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में दिया जाता है। तो वही राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अधिनियम के तहत 4 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है, और मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता है, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय मुंबई है, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय चेन्नई है। और जो नया एक और बाद में बना हुआ उत्तर पूर्वी जिसे पूर्वोत्तर कहते हैं उसका मुख्यालय आसाम है। तो वह भी ध्यान में रखेंगे। ये डाटा पहले वाला है लेकिन लेटेस्ट डाटा में छठा भी आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में करा है कि अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, यह भी अच्छा प्रश्न है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग समझते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन तो किसके, पहले ये जानते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद है क्या। देखिए अंतर्राज्यीय जो परिषद है वह क्या करता है, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति देता है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं। पहला, विवाद जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गया हो। दूसरा, उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्य या एक से अधिक राज्य के समान हित हो, उस पर। तीसरा है लोकहित के किसी भी विषय की अनुशंसा करने पर और उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाही के अधिक बेहतर समन्वय के लिए अनुशंसा करने के लिए क्या किया जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को क्या करता है, निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह करने के लिए इसका गठन करने का शक्ति देता है। जिसमें कौन कौन सा वो शक्ति, जिसमें किस किस पर जांच, चर्चा और विचार कर सकता है, जो विवाद जो राज्यों के बीच हो। फिर हम लोगों ने देखा कुछ राज्य या एक से अधिक राज्य या राज्य या केंद्र के बीच में विवाद हो उस पर चर्चा करने के लिए, उन विषय, उसके बाद जो लोकहित का विषय हो उस विषय पर अनुशंसा करने के लिए। तो यह देता है पावर 1963। अब अंतर्राज्यीय परिषद आयोग के गठन की बात कब की जाती है, वह किसके द्वारा किया जाता है, इसका सिफारिश यह होता है सरकारी आयोग। वो आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सरकारी आयोग जब अपना रिपोर्ट सौंपती है, वह रिपोर्ट लगभग 1600 पेजों का रिपोर्ट होता है सरकारी आयोग, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा 1983 ईस्वी में किया जाता है। यह अपना रिपोर्ट कब सौंपता है, 1988 ईस्वी में सौंपता है। उसी रिपोर्ट में वह बात करता है, उस सरकारी आयोग की मांग बहुत होती है। कहा जाता है, मतलब सोचिए ना, 1600 पेज का रिपोर्ट है, उसमें 17 अध्याय में 247 से सिफारिश किया जाता है, यानी 247 सिफारिश मांगा जाता है। उसमें से एक यह भी सिफारिश रहता है कि क्या किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाना चाहिए। उसके बाद और अन्य था, जिसमें राज्यसभा विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। ये भी उसमें कहा गया था कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता, बहुमत है तो नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद रखा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के बिना ठोस कारणों से अतिरिक्त हटाया भी नहीं जा सकता। उसके बाद आगे आपको देखेंगे मिलेंगे, जब इसकी 7वीं बैठक होती है उसमें राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। वो तो शुरू में अनुशंसा किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो अनुशंसा है उसको पूरा किया जाता है मांगे को। मतलब अगर आप 2011 का डाटा देखेंगे तो उसमें 247 में से 180 सिफारिशों को लागू किया जा चुका है। तो ये था इसका अंतर्राज्यीय परिषद। आगे इसको देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है प्रश्न। 10 में करा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। अब अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किसके द्वारा होता है, संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री सम्मेलन की स्वीकृति पर। अभी हम लोगों ने देखा कि अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण कब होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहला क्या था, विवाद जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गया हो। दूसरा हम लोगों ने देखा उन विषय पर जिनमें कुछ राज्य या सभी राज्यों के समान हित हो, उस पर। या तीसरा हम लोगों ने देखा लोकहित के किसी भी विषय पर अनुशंसा करने
पर या फिर उस विषय में संबंध में नीति एवं कार्यवाही को अधिक बेहतर समन्वय करने के लिए। तो यह 3 परिस्थितियां थी जिसमें से वह 263 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो यह जो है यह क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, संसदीय कानून है। तो यह एक संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि वो गठन कर सकता है। तो वही यह जो सिफारिश इसके द्वारा किया गया था, यह उसमें तो लिखा हुआ था, लेकिन यह सिफारिश किया गया था सरकारिया आयोग जो आया था, उस आयोग में इस परिषद के गठन करने की बात किया गया कि करना चाहिए, और वह पावर अनुच्छेद 263 में संविधान में दिया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 11 में, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सिफारिश की थी। अब आ गया कौन सा परिषद था जो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की समिति की सिफारिश की थी, वह था सरकारी आयोग। अब हम लोग जानते हैं कि यह सरकारी आयोग क्या था, थोड़ा और विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने 1983 ईस्वी में किया था। इसके अध्यक्ष जो थे, जो गठन किया गया था सरकारी आयोग का, उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वह रंजीत सिंह सरकारिया होते हैं, 2 और अन्य होते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। किसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह के अध्यक्षता में। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों में संबंध स्थापित करने और शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति देना था। यही था कि भारत के केंद्र और राज्य के संबंधों के संबंध में शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति देना था। वही वह क्या करता है, वह 1983 में तो गठन किया था, 1988 में यह 1600 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में 19 अध्याय, अभी शायद हमने 17 बोल दिया था, तो वही 19 अध्याय था और 247 से सिफारिश की गई थी, यानी मांग किया गया था। उसी बीच में एक और मुद्दा होता सरकारी आयोग में, तब इस पर और जोर दिया था। वो घटना होता कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं एस.आर. बोमई। कब, 1989 ईस्वी में। क्या होता है कि कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोमई होते हैं, वह अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। उसमें क्या होता है कि राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की आग्रह को राज्यपाल द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाए थे। जब उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, विधानसभा में शक्ति परीक्षण करेंगे, तब राज्यपाल उस समय ठुकरा देते हैं और उसी को वो चैलेंज करता है। वह तब सुप्रीम कोर्ट के क्या होता है, उस समय जब ये चैलेंज करते हैं, कब, 1989 ईस्वी में, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 सदस्यीय एक टीम का गठन किया जाता है, यानी 9 सदस्यीय बेंच की पीठ बैठती है और इस मामले में, बोमई के मामले में, मार्च 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्य में केंद्र शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा निर्देश तय किया। साथ में यह दिशा निर्देश भी तय किया। तो वही इसका अंश था, जिसमें क्या होता था, न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया ने, सरकारी आयोग में रंजीत सिंह सरकारिया ने केंद्र राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने, वही जो न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया होते हैं, केंद्र राज्य संबंध और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और 1988 ईस्वी में वही रिपोर्ट सौंपते हैं और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में दिशा निर्देश समान रखने की बात करते हैं। और उस 247 सिफारिशों में से जो सिफारिश किया गया था, पहला तो वही था कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति में सरकार को भंग नहीं कर सकता है। और भी था महत्वपूर्ण मांग, मतलब 18-17 मांगे था, जिसमें हम कुछ आपको बता रहे हैं। और एक था, राज्यपाल को 5 वर्ष के कार्यकाल के बिना कोई ठोस कारण से हटा भी नहीं सकते। उसके बाद कुछ या सभी राज्यों या एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों पर जांच करने का विचार विमर्श कर सकते हैं। इन सभी बातों पर सरकारी आयोग में मांग की गई। हालांकि राज्यपाल को लेकर उसमें ज़्यादा मुद्दा था, जिसमें अभी भी उसको अमल किया गया। बाद में आप देखेंगे जब अंतर्राज्यीय परिषद का 7वां बैठक होती है, उसमें राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे, इसकी भी बात वहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 12 में है। 12 में कह रहा है, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया था। अभी हम लोगों ने देखा था किस तरह से सरकारिया कमीशन क्या करती है, मांग करती है। और सरकारिया कमीशन का गठन भारत सरकार के द्वारा कब किया जाता है, 1983 ईस्वी में इसकी गठन की जाती है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वह न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया होते हैं और 2 अन्य होते हैं। जो रंजीत सिंह सरकारिया वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में ये सरकारी ये का गठन किया जाता है। फिर यह अपना रिपोर्ट 1988 ईस्वी में सौंपते हैं, जिसमें 1600 पेजों की रिपोर्ट होती है। उसमें 19 अध्याय से में 247 से सिफारिशें की जाती है और उसी में से एक सिफारिश था अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई थी। और इस अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, इसकी संवैधानिक क्या है,
उल्लेख है। इस संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें विवाद जो क्या हो, दो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गया या फिर उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्यों के समान हित हों तथा लोकहित का जो वो उस पर, इन सभी विषयों पर। नेक्स्ट प्रश्न 13 में देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है वह कब होती है, वह अनुच्छेद 273 के तहत। कब? जब सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट में मांग करती है। सरकारिया आयोग अपना रिपोर्ट कब सौंपता? वह 1988 ईस्वी को रिपोर्ट सौंपता। उस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा वह 1600 पेजों की रिपोर्ट होती है, जिसमें 19 अध्याय में 247 सिफारिश की जाती है, और उस सिफारिश में से एक सिफारिश था अंतर्राज्यीय आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत। यानी 88, स्वाभाविक सी बात है कुछ महीना बाद होगा, तो वही 28 मई 1990 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के बाद इसका जो प्रथम बैठक होता है मई के कुछ महीनों बाद, यानी अक्टूबर में इसकी प्रथम बैठक भी होती है, जो आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 14 में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिंह राव। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें आप कंफ्यूज होंगे, गलती होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि परिस्थिति क्या हुआ था समझिए। कह रहा किसके कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। अभी हम लोगों ने देखा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्या होती है 28 मई 1990 ईस्वी में, और प्रथम बैठक भी कुछ महीनों बाद यानी 1990 ईस्वी। तो प्रथम बार जो गठन किया जाता है वही 1990। उसमें कौन होते हैं? वह होते हैं विश्व प्रताप सिंह। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा ये विश्व प्रताप सिंह कौन है? वही है बीपी सिंह, इन्हीं का फुल फॉर्म हो गया विश्व प्रताप सिंह। अब परिस्थिति समझिए। अब आपको लग रहा होगा राजीव गांधी का भी तो कार्यकाल उस समय था, तो देखिए क्या हुआ था, परिस्थिति समझिए। क्या होता है, इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है उनके अंगरक्षक के द्वारा। कब? 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। तो जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और इसको सहानुभूति लेकर कांग्रेस को बढ़त मिलती है, यानी वह ज़्यादा वोटों से क्या होता है, विजय होता है, अपना सरकार बनाती है, और वही उनके बेटे संजय गांधी क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब संजय गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय आपको मालूम होगा बीपी सिंह जो विश्व प्रताप सिंह है वह कांग्रेस के ही सदस्य रह चुके थे, अध्यक्ष भी रह चुके थे। पहले वो यूपी के विधानसभा में चुनकर आए, वहाँ पर सीएम बने, उसके बाद इस तरह से उनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। फिर वो क्या आते हैं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी वो वित्त मंत्री, उनको कौन सा मंत्री, हाँ मंत्री का कोई पद दिया जाता। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाता। जब राजीव गांधी की सरकार में, जब राजीव गांधी की सरकार होती है यानी 1984 के बाद 1989 तक 5 साल का टर्म होता है लोकसभा का, तब उसमें विश्व प्रताप सिंह को वित्त मंत्री बनाया जाता है। उसी समय एक मामला आता है बोफर्स घोटाला। यह बोफर्स घोटाला है जो क्या था, इस घोटाले की बात होती है, और इस घोटाले को लेकर उसी समय जब ये चर्चा चलने लगता है तो लंदन का एक मैगजीन होता, वह मैगजीन टाइम्स ऑफ शायद इंडिया, कौन सा मैगजीन है, उसमें छाप दिया जाता है कि इस डील के लिए मतलब दलाली के रूप में 60 करोड़ रुपया दिया गया। यह बात जैसे ही पता चलता है भारत के लोगों में आक्रोश हो जाता है सरकार के प्रति, और इसको लेकर क्या करते हैं, ये विश्व प्रताप सिंह भी आवाज़ उठाते हैं, यह भी क्वेश्चन करने लगते हैं, यानी विपक्षियों के साथ यह भी इस मुद्दे को उछालते हैं। कौन सा मुद्दा? वही बोफर्स घोटाला। यह बोफर्स घोटाला तोपों से रिलेटेड एक कंपनी है जो तोप निर्माण की थी, उसी डील के लिए 60 करोड़ का मतलब ऐसा दलाली। हालांकि इस पर जो है ये जो कोर्ट भी है क्लीन चिट दे चुका था, लेकिन फिर भी यह मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ लिया था। कुछ प्रारंभिक जांच से थोड़ा सा संदेह में चला गया यह मुद्दा, तो जिसके कारण जैसे ही विश्व प्रताप सिंह लोगों से क्या होने लगा, सहानुभूति मिलने लगा इस घोटाले को लेकर, वह विपक्षों के साथ इसको उछालने लगे। उसी का बात क्या होता है, उसी ऐसा ही मुद्दा ये चलते चलते आ जाता है अगला टर्म, यानी लोकसभा का चुनाव, यानी अगला चुनाव वही 1989 ईस्वी में चुनाव होता है। इस चुनाव में कांग्रेस की क्या होती है, अल्प बहुमत आती है, यानी मात्र 197 सीट, और वही जो विश्व प्रताप सिंह होते हैं जो जनता पार्टी का वहाँ पर जनता दल का नेतृत्व कर रहे होते हैं, उस पार्टी का जो गठन करते हैं उसकी 147 सीट आती है, और जो अन्य होते हैं उसमें बीजेपी की 86 सीट और वाम दल का 52 सीट। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें विश्व प्रताप सिंह को क्या मिलता है, जनता से सपोर्ट मिलता है। इसलिए कि क्योंकि विश्व प्रताप सिंह इन्होंने वादा किया कि जब ये सरकार में आएंगे तो इस मुद्दे का पर्दाफाश करेंगे और वो सही जो है वह उसको बताएंगे। इसको लेके जनता भी सपोर्ट करती है, क्या बात है, नहीं है। तब वही बीजेपी और वाम दल के सपोर्ट से क्या होती है, सरकार बनती है। यह सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है,
विश्व प्रताप सिंह वही जो कांग्रेस के एक बार सदस्य होते हैं, और जैसे ही ये जब मुद्दा उछलने लगता है ना, तो राजीव गांधी जो होते हैं विश्व प्रताप सिंह को वह वित्त मंत्री के पद से हटा देते हैं, जिसके बीच में मतलब कांग्रेस और विश्व प्रताप से दूरियां काफ़ी बढ़ जाता है। वही फिर उसके बाद वो प्रचार प्रसार में बोफर्स घोटाला को लेकर काफ़ी सहानुभूति लोगों से मिलता है, फिर वो इतना सीट 146 सीटें लेकर आती है, उसके बाद वही बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, और यह सरकार भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। एक होता है मंडल आयोग होता है, जिसको ओबीसी को लेके 27% जो आरक्षण है, इन्हीं के शासनकाल में उसको पास कर दिया जाता है। उसके लेके भी काफ़ी थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था। अब क्या होता है कि यह तो सरकार जो थी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, यह था बीजेपी और वाम दल, जिसमें चंद्रशेखर और देवीलाल भी क्या थे, उस होड़ में थे। यानी चंद्रशेखर भी क्या चाह रहे थे, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। लेकिन अब इसका जो कहानी आप पढ़िएगा तो काफ़ी रोचक है, किस तरह से देखिए कि चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री के पद में क्या रहते हैं, आगे रहते हैं, वह भी चाह रहे होते हैं। लेकिन एक पटनायक के मतलब जो होता है ऑफिस होता है, वहाँ पर एक सूचना होती है, एक तरह से राजनीतिक प्रतिभूतियाँ तैयार होती है, जिसमें किस तरह से चंद्रशेखर को पीछे किया जाता है, और उसमें ये विश्व प्रताप सिंह को आगे किया था, क्योंकि उसमें यही कहना था कि लोग जो है विश्व प्रताप सिंह को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वादा कर चुके थे पीएम से कि हम जैसे ही पीएम बनेंगे इस घोटाले का जो हुआ उसका पर्दाफाश करेंगे। तो इस तरह से जनता का भी सहानुभूति था, वही था। तो इसको लेके क्या हो रहा था, चंद्रशेखर और विश्व प्रताप सिंह में थोड़ा मतलब होड़ चल रहा था, तो वही डिसीजन होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि विश्व प्रताप सिंह देवीलाल का मानते हैं, और इस मतलब वो ऐसा सब बना हुआ था सिस्टम, लेकिन चंद्रशेखर इससे क्या थे, अवगत नहीं थे। तो वही देवीलाल लेते हैं, देवीलाल वो इसको मना कर देते हैं, और वापस वो मतलब विश्व प्रताप सिंह को ही पीएम का पद सौंपते हैं। तो इस तरह से विश्व प्रताप सिंह पीएम बनते हैं और प्रधानमंत्री देवीलाल बनते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, विश्व प्रताप सिंह तो पीएम बनते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं, यानी कब बनते हैं आप कहिए, कि 1 दिसंबर 1989 ईस्वी को विश्व प्रताप सिंह बनते हैं, और 10 नवंबर 1990 ईस्वी को इनको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा इसलिए देना पड़ता है कि अब क्या होते हैं, जो ये वाम दल होते हैं जो 52 सीट के साथ समर्थन में गए थे, वो पीछे हट जाती है, और वो फिर वही होता है जिस समय मोरारजी देसाई के साथ में होता है, सरकार बनता है, फिर उसके ही मंत्री जो है जाकर सोनिया गांधी से यानी कांग्रेस से जाकर मिल जाती है, तो इस प्रकार सरकार गिर जाती है। यहाँ भी वैसे ही होता है। अब क्या होता है, वाम दल जाकर जो चंद्रशेखर की थी, जब ये मामला होता है तो चंद्रशेखर क्या करते हैं, बाद में जो उस दल के थे वाम दल के, वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, फिर राजीव गांधी बैक से उनको समर्थन देता है, फिर वो सरकार चंद्रशेखर का बनता है। वह भी ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 4 महीना का सरकार होता है। 4 महीना बाद चंद्रशेखर भी इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन मतलब बोला जाता है 9 महीना, क्योंकि जून मई में ही इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा बोला जाता है कि जब तक अगला टर्म नहीं हो जाए, अगला प्रधानमंत्री ना चुने जाए, तब तक आप बने रहें, तो 3 महीना तक और रहते हैं। ये था कहानी। तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन बीपीसी आशा करते हैं इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री का जो टर्म था वह भी आपको क्लियर हुआ, किस तरह से राजीव गांधी आए, फिर विश्व प्रताप सिंह आए, क्यों आए, कारण क्या रहा, किस तरह से वो फिर हट जाते हैं चंद्रशेखर को लेकर, क्योंकि चंद्रशेखर भी इस होड़ में आगे होना चाहते हैं, वह भी बनना चाहते हैं, वो ले लेते हैं, फिर चंद्रशेखर की भी सरकार गिर जाती है, फिर क्या होते हैं, फिर वही ये राजीव गांधी सपोर्ट करते हैं, फिर देखेंगे राजीव गांधी की भी मृत्यु हो जाती है। कब राजीव गांधी की मृत्यु लगभग कब मानी है, मई में ना, 31 मई, हाँ 21 मई को उनका 21 मई 1991 ईस्वी को वो आतंकवादियों के द्वारा आत्मघाती हमले में वो मारे जाते हैं। फिर वही जून में फिर क्या होता है, चुनाव होता है। फिर इस चुनाव का क्या होता है, राजीव गांधी मरते, फिर इसको सहानुभूति मिलता है, फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। तब वो फिर किनको लाते हैं, चंद्रशेखर के बाद आप देखेंगे ये नरसिंह राव को बनाते हैं, वो 5 साल तक रहते हैं। तो ये कहानी था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 में अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। अभी हम लोग देखा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत क्या कहता है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापित करने का शक्ति प्रदान करता है। इसमें से कौन कौन सा मुद्दा होते हैं, विवाद जो राज्यों के मध्य हो, दूसरा उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्यों के समान हित हो, तीसरा लोकहित के किसी भी विषय पर अनुशंसा करने और उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाही के अधीन बेहतर समन्वय के लिए अनुशंसा करने के लिए वो, तो इस समय वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और किसके सिफारिश पर, यह सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो अब कह रहा है कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। जो सरकारी आयोग था वह क्या किया था,
उसकी स्थापना किया जाता है, उसका गठन किया जाता हुआ 1983 ईस्वी भारत सरकार के द्वारा किया जाता। वह 1988 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपती। उस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा 1600 पेजों की 1600 पेज की रिपोर्ट होती है, जिसमें 19 अध्याय के साथ 247 मांगे होती हैं, सिफारिशें होती हैं। उस 247 सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी होता है कि 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। फिर राज्यपाल से संबंधित था और भी मामला था, जिसमें राज्यपाल में हम लोगों को देखा राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति में सरकार को भंग नहीं कर सकती है, ये चीज़ उसमें बोला गया, आयोग सिफारिश किया गया। फिर राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना किसी ठोस कारण से के अतिरिक्त उसको बाधित भी नहीं किया जा सकता, यह भी बात बोला गया। उसके बाद यह भी कहा गया जो 7वां बैठक हुआ, वह 7वां बैठक कब हुआ? यह 7वां बैठक होता है, आप मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम होते हैं, है ना, उसी के समय में ये 7वां बैठक होता है। तो ध्यान में रखिएगा। उसी में से क्या क्या था? राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे, यानी राज्यपाल को राजनीति से दूर रखने की बात की जाती है। और यह निर्णय कब लिया जाता है? 7वीं बैठक में। अभी तक कुल मात्र बात की जाए तो 1990 के बाद जो इसकी टोटल बैठक है 2017 तक 12 बार बैठक हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अभी हम लोगों ने देखा कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अगर इसके अध्यक्ष क्या हो? अनुपस्थित हो, तब क्या हो? उनकी अनुपस्थिति के द्वारा तो जो भी पीएम जिसको रिकमेंडेड करेंगे वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो बैठक है वह साल में 3 बार की जाती है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पीएम के द्वारा की जाती है। अगर पीएम अनुपस्थित हैं तब उनके द्वारा नियुक्त कोई भी जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा वो परिषद की बैठक करेगा, और कम से कम 10 सदस्य का होना आवश्यक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जरूर करते हैं, लेकिन परिषद की नियुक्ति उसकी अध्यक्षता कौन होते हैं? वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया था। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो तो उनके द्वारा कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री उसको करता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। कम से कम इस अध्यक्षता को होने के लिए 10 लोगों का होना आवश्यक है। 17 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? अब करा राष्ट्रपति। अभी हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 263 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। उसमें से हम लोगों ने क्या देखा कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों पर जांच करना, उन पर परामर्श करना ये भी स्थिति हो तब कर सकता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। उसके बाद कुछ या सभी राज्यों, एक से अधिक राज्यों के समान हित का विषय हो तब जांच कर विचार विमर्श करने के लिए किया जा सकता। उस पर विशेषकर जिनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश हो, इस पर भी कर सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 18 में, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय परिषद देख ली, अंतर्राज्यीय परिषद देख ली, अब योजना आयोग में आते हैं। अब करा योजना आयोग की स्थापना। तो भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, आपको यह मालूम होना चाहिए। जिस तरह से क्षेत्रीय परिषद का कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, उसे क्या किया गया? अधिनियम के द्वारा लाया गया क्षेत्रीय परिषद को। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत उसे क्या किया गया? अधिनियम किया गया। अधिनियम वो होता है जो केंद्र में, संसद में और विधानसभा में क्या किया जाता है? बिल को लाकर उसे पास कर उसके जो विधेयक बनाया जाता है वही अधिनियम कहलाता है। तो जो योजना आयोग है इसके संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह क्या है? यह जो है योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। तो ध्यान में रखिएगा, योजना आयोग का जो है स्थापना किस प्रकार से किया गया? वही 15 मार्च की केंद्रीय मंत्रिमंडल की के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के द्वारा इसका किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है? हम लोगों ने देखा था इससे पहले के चैप्टर में, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये दोनों में अंतर है। मंत्रिपरिषद में क्या होते थे? वो सभी मंत्री होते थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते थे, और जबकि जो मंत्रिमंडल होता था उसमें सिर्फ कैबिनेट और पीएम होते थे, जो कि प्रशासन की सर्वोच्च इकाई और निर्णय लेने की सबसे सर्वोच्च मंडल है, वही है कहलाता मंत्रिमंडल। तो यही है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में भूमिका अलग है, हालांकि जो पावर होता है मंत्रिमंडल का ही होता है, और अगर संख्या की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में कम और मंत्रिपरिषद में ज़्यादा होते हैं। तो आगे आप देखेंगे किस तरह से मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद योजना आयोग का स्थापना किया गया। तो याद रखेंगे 15 मार्च 1950 ईस्वी को
वही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव में योजना आयोग का स्थापना की बात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 19 में देखिएगा, भारत में 19 में है 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1950 में भारत में योजना आयोग की संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा। अभी हम लोगों ने देखा था कि 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। इसी के द्वारा एक पारित प्रस्ताव किया था, उसी के तहत योजना आयोग की स्थापना की जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया था। वही पारित प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद होता है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर मंत्री परिषद ऑप्शन में दे दे तो कंफ्यूज होकर मंत्री परिषद मत मार दीजिएगा। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री यानी और कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, वही भाग लेते हैं उस सम्मेलन में। मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री बनाए गए हैं, तो वो सभी उसमें होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री मुख्यतः एक स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और एक बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन में कार्य करते हैं, और एक जो राज्य मंत्री होते हैं वो जूनियर मंत्री होते हैं, वो किसी स्वतंत्र प्रभार वाले या कैबिनेट मंत्री के अधीन में वो उनका कार्य करते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं, और सर्वोच्च निर्णय इकाई होता है कौन, कैबिनेट मंत्री, क्योंकि वो अपने विभागों का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और जबकि स्वतंत्र जो होते हैं यानी राज्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग का प्रमुख होते हैं। तो ये अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट 20 में देखिएगा, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा तो वह संघीय मंत्रिमंडल। ऐसा नहीं संघीय मंत्री परिषद दे दिए तो आप संघीय मंत्री परिषद मार दिए। अगर ऑप्शन में दोनों रहे संघीय मंत्रिमंडल तो संघीय तो मारिएगा संघीय मंत्रिमंडल, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में पारित प्रस्ताव के द्वारा यह डिसीजन लिया गया था, वही उसमें प्रस्ताव रखा गया था। मंत्रिमंडल क्या था, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। मुख्यतः जनरली बोला जाता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में ही भाग लेते हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है कि पूरा मंत्री परिषद की करें। तो वही मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वह अपने नीचे वाले मंत्री उस कार्य को बता देते हैं कि इस दिशा में सरकार को विकास करना है। उसके बाद फिर वही राज्य मंत्री और उप मंत्री उस दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि इसमें योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कह रहा है योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। वो वित्त आयोग होता है। देखिए वित्त आयोग थोड़ा सा समझिए क्या है। वित्त आयोग का मुख्यतः अनुच्छेद 280 के तहत इसका वित्त आयोग का निर्माण किया गया। एक संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में इसका उल्लेख है। संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। इसलिए संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों में अधिक संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन का आंशिक रूप क्या करता है, प्रकट करता है। तो वित्त आयोग मुख्यतः क्या है, जो संघ एवं केंद्र के राज्यों के बीच जो करों का विभाजन है वह उसकी के प्रावधान के लिए वित्त आयोग का निर्माण किया गया। तो वही योजना आयोग सर्वाधिक प्रभावित किसको करता हुआ, वित्त आयोग को करता है, जिसका कौन सा अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। मेन रूप से वित्त आयोग का ही होता है जो संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन होता है ना, उसमें संविधान में लेकर इसी के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार था। यह कहा गया था कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। किसका, पहले हम लोग जानेंगे संघवाद क्या होता है। ऐसे संघ जनरली आप ला लीजिए, संघ का मतलब समूह, बाद में मतलब विचारधारा, यानी समूह की जो विचारधारा अर्थात समूह या राज्यों के जो समूह बनाने के जो विचार होते हैं वही हो गया संघवाद। तो अर्थात अगर आप इसको राजनीतिक स्तर से देखें तो क्या हो गया, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से राज्य के पास, केंद्र के साथ तथा मध्य सरकार के पास, जो भी माध्यमिक सरकार होती है उनके पास बटा हुआ हो, वही संघवाद कहलाता है। तो योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। यह अशोक चंदा का कहना था। अशोक चंदा कौन थे, यह एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषक थे, तो उन्हीं के द्वारा यह विचार प्रकट किया गया था। तो संघवाद हम लोगों ने समझ लिया कि संघवाद क्या था, सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से
केंद्र, राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य में होता है। और जनरली अगर आप भूल गए तो संघ का मतलब समूहवाद का मतलब विचारधारा, जो समूह की विचारधारा था। समूह क्या है इसमें? समूह राज्य है, कई राज्यों को मिलकर देश बना है। तो वही जो कई राज्य को सामूहिक बनाने की जो विचारधारा होती है वह अर्थात क्या होता है? भारत, कई राज्यों में मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 23 में देखिएगा, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया था? अब देखिए क्या होता है, आपको मालूम होगा कि 65 वर्षीय योजना आयोग को हटाकर भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक, यह योजना आयोग के स्थान पर है। यानी कि जिस तरह से योजना आयोग को हम लोगों ने देखा था, क्या था? यह एक संवैधानिक विचारधारा नहीं था, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं था। इसे क्या किया गया था? 15 मार्च 1955 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इस योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो उसी की जगह पे अब नीति आयोग ले आया, जो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। तो ध्यान में रखिएगा, जिसे थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। कहीं फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाता है। 24 में पूर्ववर्ती योजना आयोग का आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया? अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि अशोक चंद्रा के द्वारा क्या कहा गया? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। फिर ऊपर हम लोगों ने देखा जो योजना आयोग सर्वाधिक प्रभावित करती वित्त आयोग का। एक और विचारधारा है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था? तो यह आर्थिक मंत्रिमंडल है, यह अशोक चंद्रा के द्वारा ही कहा जाता है। किसको? पूर्ववर्ती जो भी योजना आयोग थे वो क्या था? आर्थिक मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं वो मंत्रिमंडल कहलाता है। इसमें मुख्यतः कैबिनेट स्तर का मंत्री होते हैं। और यह जो मंडल बनता है वह क्या होता है? भारत का सर्वोच्च इकाई मंडल होता है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाला समूह होता है, मंडल होता है। कौन? मंत्रिमंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 25 में, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? अब देखिए, करा पूर्ववर्ती योजना आयोग यानी पहले का जो योजना आयोग था वो किसकी अनुशंसा से हुआ था? योजना सलाहकार बोर्ड, गोरेवाल समिति समिति। तो ये हो जाएगा, वह योजना सलाहकार बोर्ड के द्वारा ही हुआ था, क्योंकि पूर्ववर्ती जो योजना आयोग का गठन है किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, गोरेवाल समिति बिल्कुल नहीं, संविधान सभा में तो इसका उल्लेख है ही नहीं। तो योजना सलाहकार बोर्ड यानी कि जब वह मंत्रिमंडल का जो बैठक हुआ था उसी में से पारित प्रस्ताव के द्वारा यह योजना आयोग के गठन की बात की गई थी। तो वही जो सलाहकार के बोर्ड थे उन्हीं ने प्रस्तावित को पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? किसने कहा था? ये अशोक चंद्रा ही होगा। इन्होंने ही कहा था कि जो योजना आयोग है वह न केवल केंद्र के लिए आर्थिक मंत्रिमंडल है बल्कि वह राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है। तो ध्यान में दीजिएगा, अशोक चंद्रा के द्वारा जो दो कथन कहा गया है जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा योजना आयोग को, फिर योजना आयोग को केंद्र के अलावा राज्यों का भी आर्थिक मंत्रिमंडल कहकर किसने संबोधन किया? तो अशोक चंद्रा ने किया। नेक्स्ट प्रश्न 27 में, पूर्ववर्ती योजना आयोग को पदेन सदस्य निम्न में से कौन थे? अब देखिए, करा पूर्ववर्ती योजना आयोग के। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि योजना आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। जो प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, वो पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। एक उपाध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। जो उपाध्यक्ष होंगे वह मंत्रिमंडल जिसको सिफारिश करेगा वही होगा। तथा इस कैबिनेट जो भी उसको सिफारिश किया जाएगा उपाध्यक्ष में, वह कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। तो कभी कभी प्रश्न ये भी देखने को मिलता है, जो उपाध्यक्ष का जो दर्जा मिलता है योजना आयोग का, वो कौन मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उपराज्य। तो वह क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसको प्राप्त होता है। वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो इस कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होता है उसमें एक वित्त मंत्री या योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ केंद्रीय मंत्री को अस्थायी सदस्य भी दी जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि वित्त मंत्री योजना मंत्री वित्त मंत्री योजना में आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी केंद्रीय मंत्री को क्या कहता है? अस्थायी सदस्यता दी जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उसमें थे वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री को भी सदस्यता दिया गया था। आयोग में 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 7 अपूर्णकालिक सदस्य, वही कहा था पूर्ववर्ती योजना के पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पदेन सदस्य में कौन होंगे? एक तो गृह मंत्री होते हैं और एक योजना मंत्री होते हैं, है ना।
तो ये ऑप्शन नंबर 5 पर्याप्त हो जाएगा, जिसकी चर्चा योजना आयोग की स्थापना हुई तो उसी समय में ये बात बोला गया था। हाँ, वो अलग बात है कि जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री को भी दिया गया था, लेकिन जिसके पदेन सदस्य होते हैं उस पदेन सदस्य में बात किया गया है, कौनों में, वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये दो, 1 और 5 ऑप्शन किस में है? अच्छा, गृह मंत्री नहीं ना, वित्त मंत्री। देखिए, वित्त मंत्री और योजना मंत्री बोल रहे हैं, वित्त मंत्री और बार बार गृह निकल रहा है, तो ये वित्त मंत्री और योजना मंत्री ये क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। और जो अन्य हम लोगों ने देखा 7 क्या होते हैं? 7 जो होते हैं वह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जो राज्य मंत्री का दर्जा होता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष जो होता है वह कौन प्रस्तावित करता है? वह प्रस्तावित करता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उसकी नियुक्ति की जाती है, और जो उसको दर्जा मिलता है वो कैबिनेट स्तर का मंत्री कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा 28 में, पूर्ववर्ती योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, पूर्ववर्ती योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही? अभी हम लोगों ने देखा था कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता। यह गलत है, क्योंकि आपने देखा कि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था, जो 1 जनवरी 2015 को। यह कथन तो गलत है कि नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं, वो उसी के स्थान पर तो नीति आयोग का गठन किया गया, तो यह गलत है। 3 में, केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य सरकारों के बीच एक प्रकार की सेतु का काम करता है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, NCD, नेशनल डेवलपमेंट कमिटी जो है, नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास परिषद, ये योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना के बैठक के दौरान ही इसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया जाता है। तो यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास राज्य सरकारों के बीच एक प्रकार के सेतु का काम करता है योजना आयोग, ये पर्याप्त नहीं है कहना, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि योजना आयोग में जहाँ मुख्यमंत्री का कोई भूमिका नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते ही होते हैं, कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री 1967 इसमें लिए जाने लगे, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद में भाग लेते हैं, जबकि योजना आयोग में नहीं। तो इसलिए यह कथन पूर्ण रूप से सही लिखा हुआ नहीं है, पर्याप्त नहीं है यहाँ पर। यह एक कॉलेजिएट संस्था है, बिल्कुल सही बात है, यह एक कॉलेजिएट संस्था है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा 28 का। अब नेक्स्ट देखिए 29 में, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है? 15 मार्च 1950 ईस्वी को की जाती है। कब किया जाता है? वही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पारित प्रस्ताव में इस आयोग का गठन किया जाता है, योजना आयोग के। फिर बाद में आप देखेंगे इसी योजना आयोग का जब गठन किया जाता है, तब उसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है। उस प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है, और जिसमें अध्यक्ष के देखेंगे, जिसमें क्या होता है, भारत सरकार की कार्यकारिणी की संतुति के बाद इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं। उसके बाद जो सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो भाग लेते हैं, सभी देश के CM भाग लेते हैं, तथा यूनियन टेरिटरी के जो भी हैं, अगर प्रधान ये मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री, या कोई प्रशासक है वो प्रशासक। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो गुलजारी लाल नंदा थे, ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 30 में, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर है? अब देखिए, संविधानेतर का मतलब संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक होता है। तो हो सकता है अगर आप इसका अर्थ नहीं जानते हो संविधानेतर का मतलब, तो आप प्रश्न गलत हो जाएगा, आप मार देंगे कि जो संविधान नहीं, पढ़ने से लग रहा है संविधानेतर, संविधान, तो इसका अर्थ होता है गैर संवैधानिक, यानी जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग का, UPSC का तो बिल्कुल है, नीति आयोग का नहीं है, क्योंकि यह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1990 ईस्वी को। कैसे हुआ था? कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के पारित प्रस्ताव के द्वारा क्या किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। उसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, लाया गया। चुनाव आयोग का तो बिल्कुल है, आप भाग 15 में देखेंगे, अनुच्छेद 324 से देखने को मिल जाएगा निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग। उसके बाद आ जाइए वित्त आयोग। वित्त आयोग का तो हम लोगों ने देखा ही, इसका भी संवैधानिक उल्लेख अनुच्छेद 280 के तहत इसको लाया गया है।
तो आपके मन में उठा कौन कौन सा संविधानेतर यानी गैर संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग के अलावा और भी हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, लोकपाल लोकायुक्त। ये 4 जो है गैर संवैधानिक संस्था। हाँ, वो अलग बात है कि हमने बोला राष्ट्रीय मानव विकास परिषद जो है यह एक क्या है, यह एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको विधि के द्वारा पहले लाया गया था, संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। लेकिन वही वैधानिक क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि संसद में या फिर विधानसभा में बिल लाकर उसे पास करके उसे क्या किया जाता है, विधेयक बनाया जाता है। फिर वही विधेयक क्या होता है, अधिनियम कहलाता है। तो वही सितंबर 2003 में पारित कर किसको बनाया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लाया गया था। वह एक क्या है, कानून द्वारा उसे वैधानिक बनाया गया, 2003 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? अब देखिए, करा संविधान का अंग नहीं है। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर हम लोगों ने देखा कि संविधानेतर गैर संवैधानिक कौन है, जिसमें नीति आयोग ऑप्शन में आया कि नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने यह भी जाना कि गैर संवैधानिक संस्था और कौन कौन है, क्या सिर्फ नीति आयोग है? तो नहीं, योजना आयोग योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह भी गैर संवैधानिक संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह भी गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त, ये भी है। हाँ, वो बात अलग है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फिर बाद में वैधानिक मतलब 2003 में पारित कर कानून के द्वारा उसको वैधानिक किया गया। फिर केंद्रीय सतर्कता ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, लेकिन फिर बाद में इसको वैधानिक निकाय बनाया गया विधि लाकर उसको। तो अब करा कौन सा संविधान का अंग नहीं है? अब अंतर्राज्यीय परिषद तो हम लोग जाने ना कि अनुच्छेद 263 के तहत यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह निम्नलिखित मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे, जिसमें वो राज्यों के भी मध्य जो विवाद हो गया, उत्पन्न हो गया उस विषय में, या फिर उन विषयों पर जिनमें कुछ है सभी राज्य के हित का शामिल हो। उसके बाद है तो ये तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देखा, जो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक इसका वर्णन किया गया है। फिर वित्त आयोग, इसका हम लोगों ने देखा कि वित्त आयोग का किस में है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों का जो विभाजन है उसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई। तो ये तीनों का क्या संविधान में उल्लेख है, बट नीति आयोग का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है, वह एक परामर्शदात्री संस्था है। यानी कि नीति आयोग का जो है गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया। अब बताइए योजना आयोग क्या था? योजना आयोग था जिसको 15 मार्च 1990 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित प्रस्ताव के द्वारा क्या कहता है, योजना आयोग की स्थापना की जाती है। तो एक परामर्शदात्री है, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से 12 पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। फिर वही प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया जाता है। नेक्स्ट 33 में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त नीति आयोग। तो यही है नीति आयोग। ये तो आ गया कि यह संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। कैसे लाया गया? यह लाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित प्रस्ताव के द्वारा इस योजना आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट 34 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधि बाह्य निकाय है? अभी हमने बताया था कि संविधानेतर का मतलब क्या हो गया, गैर संवैधानिक, यानी जिसका संविधान में नहीं वर्णन है। तो कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा नीति परिषद भी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद भी, और राष्ट्रीय सतर्कता परिषद भी आ गया। तो ये सभी जो तीनों हैं वह क्या है, संवैधानेतर निकाय हैं, यानी उनका संविधान में क्या है, वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 में देखिए, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अभी हमने चर्चा किया कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। हालांकि 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया था, 15 अगस्त 2014 को, लेकिन यह ऑफिशियली रूप से इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग की जगह पर। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से योजना आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, ठीक उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? अब हम लोगों ने देखा कि अध्यक्ष कौन होता है, और उसके जो नीति आयोग के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं वह भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। वही प्रधानमंत्री सभापति भी होते हैं और उसके अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
हाँ, उपाध्यक्ष इसका होता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो क्या होता है, जिस तरह से योजना आयोग के जो था ना उपाध्यक्ष, इनके द्वारा क्या होता था, वह मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा पारित होता था, वो बनता था उपाध्यक्ष। ठीक इसमें क्या होता है, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें आंशिक सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 238 में देखते हैं, कह रहा भारत में नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि इसका संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके जो उपाध्यक्ष, अभी हम लोगों ने देखा, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वहीं पर अगर योजना आयोग की बात की जाए तो हम लोगों ने देखा था कि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और एक उपाध्यक्ष भी होता है, लेकिन उपाध्यक्ष की नियुक्ति वहाँ पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जा रही थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों में रखा गया। तो ये थोड़ा सा बारीकी अंतर है, कहीं आपको हो सकता है मिलान करने में पूछ दिया जाए। तो उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित, कोई भी निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं की गई। जैसे पदेन सदस्य होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे पदेन सदस्य के रूप में। मुख्य कार्यकारी के रूप में भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी का निश्चित कार्यकाल है तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वही फिर सदस्य पूर्णकालिक होगा। आंशिक सदस्य में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर। इस तरह से इसका किया गया तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण यानी करा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किस तरह का महत्व, भारत के कैबिनेट मंत्री का। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। करा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को, अभी हम लोगों ने देखा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार किसको है, वह प्रधानमंत्री को। तो जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जिस तरह से योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार इसके भी जो उपाध्यक्ष होंगे वह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा दिया जाएगा। ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट 40 में, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह तो सही है। यह एक पूर्णकालिक, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक अध्यक्ष कहना यह पर्याप्त नहीं है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। जितने समय तक ये रहेगा उतने समय तक होगा, ऐसा नहीं कि मतलब 60 वर्ष तक रहेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 40 में, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा प्रधानमंत्री जो होंगे वह हर एक मतलब डिपेंड करता है लोकसभा के चुनाव पे। अगर उसकी बहुमत होती है तो वो सरकार बनाएंगे तो वो रहेंगे, अगर सरकार चेंज होंगी तो वो भी चेंज होंगी, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था, संविधानेतर का मतलब क्या हम बताए थे कि गैर संवैधानिक, यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसके प्रश्न ऊपर भी आया था, नीति आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 44, 41 के बाद 42 में, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, वह इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। उसको सर्वोच्च मंत्री परिषद क्यों कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया जाता है। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी जब ड्राफ्ट का निर्माण होता है उसी समय भारत सरकार की कार्यकारिणी की संतुति के बाद इसका गठन किया जाता है। योजना आयोग की तरह यह भी ना ही कोई संवैधानिक निकाय है, ना ही इसका कोई संविधान में वर्णन है और ना ही कानूनी इसके पास अधिकार है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य हैं, इसमें कौन कौन रखे गए, इसमें जो सदस्य हैं भारत के प्रधानमंत्री होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे तथा प्रमुख भी होंगे, तथा सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। ये कैबिनेट मंत्री पर स्टार्टिंग में शामिल नहीं किया गया था, वह उसके बाद किया गया था, 1967 में शामिल किया गया था। उसके बाद सभी राज्यों के सीएम होंगे, जबकि योजना आयोग में सीएम की भूमिका नहीं है ना। इसमें सभी राज्यों के सीएम को रखा गया। फिर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के जो भी अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, या फिर जो प्रशासक है प्रशासक, और योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें होंगे। तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें कौन होते हैं इनके बारे में, तो इसी को राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री आ रहे हैं तथा उसमें राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इस कारण से यह सर्वोच्च मंत्री परिषद के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए। नेक्स्ट 43 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अब बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अभी हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की
संतुति के बाद इसका गठन किया जाता है। यह आयोग ना ही योजना आयोग की तरह संवैधानिक है और ना ही कानूनी है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से कौन हम लोग देखा, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, वो इसके अध्यक्ष भी होंगे, प्रमुख भी होंगे। तो वही कराध्यक्ष कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। 43 में हाँ, क्षेत्रीय परिषद में अलग था कि समानता क्षेत्रीय परिषद में कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। लेकिन अगर गृह मंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी मनोनीत होंगे, नामित होंगे। नेक्स्ट देखिए 44 में प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं। किसमें होते हैं, प्रधानमंत्री तो हम लोगों ने देखा था योजना आयोग, नीति आयोग दोनों में। यूनियन कैबिनेट मंत्री इसमें भी दोनों में होते हैं। हाँ, मतलब यूनियन कैबिनेट मंत्री पूरा योजना आयोग में नहीं होते हैं, वो उसके द्वारा उपाध्यक्ष जो चुनाते हैं वो कैबिनेट स्तर का मंत्री ही होते हैं। 2 पदें सदस्य जिसमें वित्त मंत्री था और योजना मंत्री था, वो देखे थे हम लोग योजना आयोग में। मुख्यमंत्री तो योजना में नहीं था, नीति आयोग में तो नीति आयोग हो जाएगा। एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्य होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति आयोग में। अच्छा प्रश्न है, सॉरी नीति आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग में तो है ही नहीं, क्योंकि नीति आयोग तो योजना आयोग के अध्यक्ष पर किया गया ना। राष्ट्रीय विकास परिषद में ही क्या किया गया, जिसकी गठन 1952 में किया गया, तो उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होने का मौका मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा 45 में राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में निम्न में कौन होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद वह संस्था है जो भारत सरकार की कार्यकारिणी की संस्तुति के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। जिसके तहत इसमें क्या किया गया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल करने का बात किया गया, तथा जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक राज्यों को शामिल करने की बात की गई। योजना आयोग के सभी सदस्य की बात की गई। यानी केंद्र और जो राज्यों के बीच जो समन्वय है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए इसका विकास किया गया। क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो प्रथम राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री तो होते ही होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होते ही होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते ही होते हैं। उपर्युक्त डी हो जाएगा। 46 में देखिएगा भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधिज्ञ संस्थाएं कौन सी है, बताइए। अभी हम लोगों ने देखा संविधानेतर का मतलब क्या बताए थे कि जो गैर संवैधानिक है, यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद बिल्कुल नहीं, यह योजना आयोग की तरह ना ही संवैधानिक और ना ही वैधानिक है। तो पहले ही हो जाएगा एक राज्य सम्मेलन, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद। अब अंतर्राज्यीय परिषद इसका तो संविधान में उल्लेख है, तो 4 तो होगा नहीं। अब बच गया राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषदें। तो कौन हो जाएगा, हो जाएगा केवल 4। कौन सी संविधानेतर और वित्तीय संस्थाएं हैं। अच्छा, विधितर संस्था यहाँ पर लिख दिया है ना। ऐसे संविधानेतर कर भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी। इसको संविधानेतर नहीं लिखना चाहिए, संवैधानिक लिखना चाहिए, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो कर आप सहयोग, राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करेंगे, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया ना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ही इसीलिए किया गया ताकि क्या किया जा सके, मतलब जो राज्यों के बीच समन्वय है उसको स्थापित किया जा सके। यानी जो विवाद राज्यों के मध्य वो उत्पन्न हो गया हो, तो उस स्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। या फिर उस विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्यों के समान हित शामिल हो, या फिर लोकहित के किसी भी विषय की अनुशंसा पर उसके विषय में बात करना हो, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो इसलिए राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। योजना ये नीति राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद का तो गठन किया गया था योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा सैंतालीस में राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय विकास परिषद के राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के प्रशासक होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन 1952 में किया जाता है। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना के भारत सरकार की कार्यकारिणी की संस्तुति के बाद इसका गठन किया जाता है। यह ना ही यह राष्ट्रीय योजना आयोग की तरह संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। इसके जो सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख भी होते हैं, सभी के
सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यूनियन टेरिटरी वही केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं और योजना आयोग के समस्त सदस्य होते हैं, अर्थात संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य भी कहिएगा तो बहुत चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 48 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? अब राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण या उन्हें सुनिश्चित करना, बजट ऑडिट करना, सरकार के नए प्रोजेक्ट व नीतियों का विकास करने में सलाह देना, इनमें से कोई नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण है उन्हें सुनिश्चित करना। अब हम लोग जानेंगे कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका क्या उद्देश्य है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन क्यों किया जाता है? अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य होता है मुख्य रूप से योजना आयोग को बनाने के लिए जो दिग्दर्शिता को सुझाव देना, उसके बाद योजना आयोग द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय आयोगों की संतुति देना, उसके बाद योजना आयोग के क्रियान्वयन में संसाधन का अनुमान लगाना और सुझाव देना, ये कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। और समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यों की समीक्षा भी करना, राष्ट्रीय आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैमाने का निर्धारण करना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है कार्य करने का। तो उसी में से एक है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण या उन्हें सुनिश्चित करना और साथ में क्या करना, योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव भी देना। तो ये उसके कुछ हैं उद्देश्य हैं जिसको लेकर इसका गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बजट ऑडिट करने का काम तो इनका नहीं है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग अभी हम लोगों ने देखा कि वित्त आयोग का बात क्या किया गया, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन? अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1991 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ध्यान में याद रखिएगा वित्त आयोग क्या है, यह एक अस्थायी निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। कौन करता है? अभी हम लोगों ने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत क्या करता है, संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान का बात किया गया है। तो हो जाएगा वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? वह भारत के राष्ट्रपति, हाँ आयोग करता है। लेकिन इसकी अगर निर्माण अध्यक्ष की बात की जाए तो वित्त आयोग के एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, नामित तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कौन? संविधान के वित्त आयोग का निर्माण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वो ऐसा होता है जो व्यक्ति जिसे सार्वजनिक कार्यों के विषय में पर्याप्त अनुभव हो, वो इसका अध्यक्ष होता है। 4 अन्य सदस्य कौन होते हैं? 4 वह सदस्य होते हैं जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या इसके योग्य हो, दूसरा जिसको लोक लेखा या वित्त मामलों का विश्लेषण हुआ, तीसरा प्रशासकीय वित्तीय मामलों का अनुभव हुआ, चौथा ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ, यानी आपको अर्थशास्त्र से भी मिल गया, उच्च न्यायालय से भी मिल गया, यानी न्यायिक भी मिल गया, फिर लोक लेखा भी मिल गया, फिर प्रशासकीय भी मिल गया। ये 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त और कौन सदस्य होते हैं, तो 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। इसका गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने कितने दिनों के लिए? 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए आ गया ना वही प्रश्न। अभी हम लोगों ने देखा कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। तो वित्त आयोग का जो निर्माण है तो वो भारत के तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वह भी उसमें राष्ट्रपति की ही भूमिका होती है इसके अध्यक्ष को नियुक्ति करने की। 4 अन्य सदस्य भी होते हैं जिसमें से हम लोगों ने देखा वो चारों सदस्य की क्या क्या भूमिका होती है, कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं। एक वो होते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या इसके योग्य हो, दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो लोक या वित्त मामलों के विशेषज्ञ हों, जिसे प्रशासन या प्रशासनिक इकाई के अनुभव हो, चौथा उससे देखा जो अर्थशास्त्र का अनुभव व्यक्ति हो। 52 में वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक संस्था है? अब राष्ट्रीय विकास परिषद तो नहीं है, नीति आयोग भी नहीं है, मात्र वित्त आयोग है जिसका संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट देखिएगा 54 में, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था कि वित्त आयोग क्या है, वह संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1991 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
तो केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के वितरण करने के लिए यानी केंद्र राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 के तहत और संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन किया गया। 55 में देखेंगे केंद्र राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? नीति आयोग निभाता है कि वित्त आयोग निभाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य? यह काफ़ी अच्छा प्रश्न करा है। केंद्र और राज्य के राजस्व वितरण में तो आप इस चीज़ को समझिए कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण को लेकर यानी संघ राज्यों के मध्य करों के विभाजन को लेकर संविधान में एक अलग आयोग यानी वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1991 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।